विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। मैं प्राध्यापक पीवी कोट में आज हमें काव्य के प्रयोजन समझ लेना है। इसके पूर्व हमने काव्य प्रयोजनों में भारतीय दृष्टि से काव्य के प्रयोजन समझ लिए। भारतीय दृष्टि से संस्कृत के आचार्यों द्वारा काव्य के प्रयोजन यहाँ जो प्रतिपादित किए गए थे उन प्रयोजनों का परिचय प्राप्त कर लिया। उसमें आचार्य मम्मट ने जो काव्य के उद्देश्य या प्रयोजन के संदर्भ में सूत्र दिया था, उस सूत्र के आधार पर यहाँ काव्य का प्रयोजन यश प्राप्ति, अर्थ प्राप्ति, व्यवहार ज्ञान, अमंगल निवृत्ति या अमंगल से रक्षा करना, आनंद प्राप्ति तथा कांता सम्मित उपदेश देना, इस दृष्टि से यह काव्य के प्रयोजन यहाँ दिए गए थे। इसी प्रकार पाश्चात्य साहित्य या हमारे देश के बाहर जो साहित्य का अध्ययन हुआ है या काव्य शास्त्र लिखा गया है या काव्य के संदर्भ में विवेचन हुआ है, उसका अध्ययन हम अंग्रेजी भाषा के माध्यम से करते हैं। और उस अंग्रेजी भाषा के माध्यम से करने के कारण यहाँ यूरोप में मुख्यतः अंग्रेजी भाषा बोली जाती है और इस अंग्रेजी भाषा के कारण जो दुनिया का ज्ञान है, फिर वह कला हो, साहित्य हो, ज्ञान विज्ञान हो, उन सब का ज्ञान हमें अंग्रेजी के माध्यम से ही यहाँ प्राप्त होता है। तो देश के बाहर जितने भी राष्ट्र हैं, वहाँ का जो साहित्य है, उस साहित्य की रचनाएं हो, उस साहित्य का शास्त्र हो, तो उसे पाश्चात्य साहित्य के नाम से हिंदी में जाना जाता है या पाश्चात्य काव्य शास्त्र उसे कहते हैं। तो यह पाश्चात्य काव्य शास्त्र का मतलब है कि पाश्चात्य दृष्टि से वहाँ आरंभ से लेकर अब तक काव्य शास्त्र पर या साहित्य शास्त्र पर कौन से विचार व्यक्त हुए हैं, उन विचारों का परिचय हमें इस पाश्चात्य काव्य प्रयोजन के माध्यम से देखना है। इसीलिए उसका शीर्षक यहाँ दिया गया है, पाश्चात्य दृष्टि से काव्य प्रयोजन। तो पाश्चात्य दृष्टि से काव्य प्रयोजन या तुम लोगों के सामने है। यहाँ तुम लोग सामने देख सकते हैं कि एक ओर भारतीय दृष्टि से काव्य प्रयोजन है, तो दूसरी ओर यहाँ पाश्चात्य दृष्टि से काव्य प्रयोजन है। दोनों की तुलना कर सकते हैं। दोनों के जो उद्देश्य हैं या प्रयोजन हैं वो अलग अलग रूप में दिखाई देते हैं। भारतीय दृष्टि से 6 प्रयोजन हमें दिखाई देते हैं, तो यह पाश्चात्य दृष्टि से हमें काव्य के 5 प्रयोजन हमारे सामने आते हैं। तो इन प्रयोजनों के एक एक भेद को देखने से पहले हमें पाश्चात्य साहित्य में जो विद्वान हुए हैं, उन विद्वानों ने जो विचार व्यक्त किए हैं, पाश्चात्य साहित्य में आदि आचार्य या आदि विद्वान जो हैं वो प्लेटो है, कवि होमर है, उनसे हमें पाश्चात्य साहित्य शास्त्र का या काव्य शास्त्र का आरंभ दिखाई देता है। क्योंकि पाश्चात्य साहित्य शास्त्र में या काव्य शास्त्र में साहित्य के प्रयोजनों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में काव्य और समीक्षा का विवेचन प्रयोजन के आधार पर हुआ है। भारतीय मान्यता के अनुसार काव्य को ब्रह्मानंद सहोदर कहा है, परंतु पाश्चात्य आचार्यों ने काव्य का संबंध कभी आत्मा से जोड़ा है तो कभी समाज से। इस प्रकार पाश्चात्य प्रयोजनों को 4 वर्गों में रखा जा सकता है। इसमें सबसे पहले जो आते हैं प्लेटो के पूर्व भी होमर ने काव्य का उद्देश्य आनंद माना था, जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप प्लेटो ने कहा कि इन कवियों को यहाँ राज्य से निष्कासित कर देना चाहिए, क्योंकि उससे नैतिकता में बाधा आती है। उन्होंने अपनी मान्यता को स्पष्ट शब्दों में व्यक्त करते हुए कहा था कि कला का सही कार्य आत्मा के समक्ष
उन प्रतिभाओं को रखना है जो आंतरिक रूप से महान और सुंदर हो। तो उन्होंने एक प्रकार से सत्य को महत्व दिया था। ऐसे यहाँ प्लेटो ने अपने जो विचार हैं उन्होंने कवि को या कवि के विचारों को या उसके साहित्य को यहाँ एक प्रकार से अनुकरण कहा था। आगे चलकर रस्किन ने भी यहाँ स्पष्ट शब्दों में कहा कि वही काव्य ग्राह्य हो सकता है जिसमें अधिकाधिक मनुष्यों का हित निहित हो। यानी जो हमारा मनुष्य जीवन है उन मनुष्यों के जीवन का हित साहित्य में अभिव्यक्त हो, वह कवि कल्पित जो जीवन है वह उन्होंने स्वीकार नहीं किया था। आगे चलकर इसे ही टॉल्स्टॉय ने यहाँ कला को मानव एकता का महत्वपूर्ण साधन माना था। तो इस प्रकार यहाँ प्लेटो हो, रस्किन हो या टॉल्स्टॉय हो, यह प्रथम वर्ग के जो आचार्य हैं, इन आचार्यों ने यहाँ साहित्य को एक प्रकार से अनुकरण कहा था। लेकिन आगे चलकर उनके शिष्य जो एरिस्टोटल या अरस्तु हैं, उन्होंने प्रकृति का अनुकरण, साहित्य को या काव्य को प्रकृति का अनुकरण माना था। तो यहाँ जो दूसरा वर्ग हमारे सामने आता है पाश्चात्य साहित्य में, उन्होंने आनंद को यहाँ महत्व दिया था कि सिर्फ आनंद को प्रयोजन उन्होंने स्वीकार किया था। इसमें शिलर है, शैली है आदि इस वर्ग के जो विद्वान हैं, इन्होंने काव्य से हमें आनंद मिलता है। या तुम लोगों के सामने है कि भारतीय आचार्यों ने भी काव्य से हमें आनंद की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार के दूसरा वर्ग पाश्चात्य साहित्य में मानता है कि हमें या साहित्य से या काव्य से आनंद प्राप्त होता है। इसी तरह हमारे सामने तीसरा वर्ग पाश्चात्य साहित्य में दिखाई देता है। उन लोगों ने या उस वर्ग के आचार्यों ने यहाँ काव्य को नीति और आनंद को महत्व दिया था। उन्होंने कहा था जो नीति और आनंद को यहाँ प्रस्तुत करे वह काव्य है। तो इस प्रकार उन्होंने नीति और काव्य दोनों को काव्य का प्रयोजन माना है। इसमें अरस्तु यानी नैतिकता में कोई बाधा नहीं आती। इसके पूर्व भी हमने अरस्तु का नाम सुना था कि जो अरिस्टोटल नाम से जाने जाते थे अंग्रेजी में, यह प्लेटो के शिष्य थे। इन्होंने ही आगे चलकर प्लेटो की जो अकादमी है उसमें यहाँ इस बड़े हिस्सा लेकर अपने गुरु के विचारों का ही खंडन किया। ऐसे अरस्तु यहाँ पाश्चात्य साहित्य में तीसरे वर्ग में आते हैं जो नैतिकता को और आनंद को महत्व देते हैं। उसमें अरस्तु है, ड्राइडन है, मैथ्यू आर्नल्ड है। इन्होंने यहाँ काव्य में नीति और आनंद को महत्व दिया है। इसमें मैथ्यू आर्नल्ड कहते हैं काव्य का उद्देश्य जगत को यथार्थ का चित्रण करके, यानी जगत का यथार्थ चित्रण करके उसे आदर्शोन्मुख बनाना है। वे काव्य को जीवन की आलोचना भी मानते थे, यानी काव्य में जीवन की आलोचना होती है। यह हमने अंग्रेजी परिभाषाओं के माध्यम से समझ लिया था कि मैथ्यू आर्नल्ड ने काव्य को यहाँ जीवन की आलोचना कहा है। तो इस तरह यह तीसरा वर्ग यहाँ नीति और आनंद को महत्व देता है। तो इसी प्रकार हमें पाश्चात्य साहित्य में चौथा वर्ग यहाँ दिखता है। वह भी चौथा वर्ग उन आचार्यों का है कि जिन्होंने यहाँ काव्य को जीवन से जोड़ने का प्रयास किया है। वह कहते हैं जो काव्य और जीवन का किसी भी प्रकार से संबंध नहीं स्वीकार करते, तो यहाँ ये काव्य को जीवन से अलग ले जाते हैं और काव्य एक कला है या कला की दृष्टि से व्यक्त करते हैं। इसलिए काव्य के संदर्भ में वे कहते हैं कि उनकी दृष्टि से काव्य के लिए है, यानी साहित्य के लिए लिखा जाता है, सिर्फ एक कला है या काव्य के लिए कला। तो इसलिए कला के लिए इस प्रकार का सिद्धांत सामने आया और इसे लेकर अनेक विद्वानों ने आगे चलकर कलावाद को जन्म दिया, जिसे हम कलावाद कहते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ विचारक ऐसे हैं जो कला को विनोद के अर्थ में, आत्मा अनुभूति के अर्थ में और कला को सृजन की आवश्यकता के रूप में देखते हैं। तो ऐसे जो कलाकार हैं तो वह या कला का संबंध आत्मानुभूति से लेते हैं, साहित्य सृजन से लेते हैं। उसी प्रकार यहाँ सौंदर्य को महत्व देते हैं। इस तरह यह जो कवि हैं, इन कवियों ने, इन आचार्यों ने कला के या प्रयोजन को लेकर
जो अपने मत व्यक्त किए हैं उसमें आंतरिक और बाह्य प्रयोजन इस तरह दो भेद दिखाई देते हैं। तो बाह्य प्रयोजनों में हमें यहाँ जो परिणाम सामने आता है वो आनंद में दिखाई देता है। बाह्य प्रयोजन का मतलब है यहाँ आनंद देने वाला साहित्य, क्योंकि जैसे हमने भारतीय प्रयोजन में देखा धन, यश, उपदेश आदि क्या है, आनंद के साधन हैं। इसी प्रकार आनंद ही काव्य का मूल प्रयोजन है। तो आगे चलकर यह पाश्चात्य आचार्यों ने या विद्वानों ने आनंद को ही प्रमुखता दी। उनके द्वारा प्रतिपादित वस्तुपरक प्रयोजन ही उनके द्वारा वस्तुवादी जो प्रयोजन है वह वस्तुपरक या वस्तुवादी प्रयोजन या उपेक्षणीय नहीं है, इस तरह सामने आया। तो यह जो विचार है या विचार मंथन पाश्चात्य साहित्य में हमें दिखाई देता है। तो उस विचार मंथन में यहाँ आगे चलकर साहित्य का विकास होता गया। उसी प्रकार काव्यशास्त्र पर भी विचार मंथन होता गया। लेकिन आगे 19वीं शताब्दी में नैसर्गिकवाद अथवा प्रकृतिवाद तथा यथार्थवाद सामने आए, जिसे प्रकृतिवाद या नैसर्गिकवाद को नेचुरलिज्म यहाँ कहा गया और यथार्थवाद को रियलिज्म। तो रियलिज्म के प्रचारक जोला फ्लावर्ट आदि को यह उचित नहीं लगा कि कला का नैतिकता से अभेद्य संबंध बना रहे। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप उन्होंने कला के लिए वाद को जन्म दिया और यह वाद फ्रांस से चलकर अन्य स्थानों पर पहुंचा। एक और इस वाद को मान्यता दिलाने के जबरदस्त प्रयास हुए और इस प्रयास के साथ यहाँ धीरे धीरे ये जो कलावाद है दुनिया के कई देशों में हुआ और इसकी जो क्रिया प्रतिक्रियाएँ हैं उसका प्रभाव आधुनिक हिंदी साहित्य के जो विद्वान हैं उन विद्वानों पर भी हमें दिखाई देता है। आप लोग जानते हैं कि हिंदी के छायावाद में जैसे जयशंकर प्रसाद है, महादेवी वर्मा है, सुमित्रानंद पंत है, कवि निराला है, आगे चलकर दिनकर है। इन आधुनिक विचारकों पर, कवियों पर, साहित्यकारों पर हमें इस कला के लिए वाद का जो प्रभाव है वो दिखाई देता है। इस प्रकार कला अथवा काव्य प्रयोजनों पर नवी दृष्टि से विचार या हुआ और उसका परिणाम या प्रभाव हमारे हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में दिखाई देता है। तो यह जो प्रयोजन है इस प्रयोजन के पीछे हमें माध्यम से ही हमें ये जो प्रयोजन है ये प्रयोजन आगे चलकर यहाँ विकसित होते हुए दिखाई देता है। तो इस प्रयोजन के लिए यहाँ कहा गया कि कला मनुष्य की भावनाओं को व्यक्त करती है। कला मनुष्य की भावनाओं को व्यक्त करती है। कला के द्वारा मनुष्य अपने मन में आए हुए विचारों को मूर्त रूप देता है। काव्य भी मनुष्य के विचारों की अभिव्यक्ति है। इसलिए पाश्चात्य विद्वानों ने काव्य को कला मानकर उसके प्रयोजन दिए हैं। यह प्रयोजन समाज और व्यक्ति से संबंधित है। मनुष्य को समाज का एक घटक मानकर यह काव्य प्रयोजन हमारे सामने आते हैं। सभी कलाओं के द्वारा व्यक्ति और समाज का लाभ होना चाहिए। कला मनुष्य की प्रगति का मार्ग व्यक्त करती है। इस प्रकार की मान्यता हमें पाश्चात्य साहित्य में यहाँ विकसित होते हुए दिखाई देती हैं और इन्हीं के आधार पर या पाश्चात्य विद्वानों ने जो काव्य के प्रयोजन दिए हैं वह आप लोगों के सामने है। उसमें है कला के लिए, दूसरा है कला जीवन के लिए, तीसरा है कला जीवन से पलायन के लिए और चौथा है कला सेवा के लिए और पांचवा कला मनोरंजन अथवा आनंद के लिए। तो इन प्रयोजनों को हमें एक एक करके समझना है कि पहला जो है कला के लिए, इसमें यहाँ हमें यह स्पष्ट होता है कि कवि या कलाकार की दृष्टि से कला के लिए है यह मत मानते हुए भी पाठक या श्रोता की दृष्टि से दूसरे प्रयोजन स्वतः आ जाते हैं। जब कोई रचना का पाठ करता है या कलाकृति का अवलोकन करता है तो उसे आनंद प्राप्त होता है। इस प्रयोजन के अनुसार कलाकार पर किसी भी प्रकार के बंधन नहीं होते। उससे समाज की हानि होगी या लाभ, इसकी बिल्कुल चिंता वह नहीं करता। इस प्रकार पाश्चात्य विद्वान यहाँ कला का प्रयोजन कला के लिए मानते हैं। तो यहाँ हमें
इस कला को मानने वाले जो बहुत से विद्वान हैं वह अंग्रेजी साहित्य में दिखाई देते हैं। अगला जो काव्य का प्रयोजन है वह है कला के लिए। इसमें भारतीय दृष्टि से अमंगल से रक्षा करने का प्रतीक कह सकते हैं कि भारतीय दृष्टि से जो प्रयोजन है अमंगल से रक्षा हो, तो यहाँ जीवन के लिए कला है, जीवन की जो रक्षा है वो कला से हो जाए, जीवन को कुछ प्रेरणा मिले, मार्गदर्शन मिले, उस दृष्टि से यहाँ इस प्रयोजन का उद्देश्य दिखाई देता है या ये प्रयोजन दिखाई देता है। कला का प्रयोजन जीवन के लिए होना चाहिए, जो केवल प्रकाश ही देता नहीं बल्कि वो प्रस्तुत मार्ग भी बताता है। काव्य में आदि से अंत तक जीवन की झांकी रहती है। जीवन को काव्य एक विशेष सुंदर, स्वस्थ और उदात्त दृष्टिकोण से प्रस्तुत करता है। एक साथ थोड़े ही समय में व्यापक और संपूर्ण जो जीवन के दर्शन हैं वो कराता है, जिससे हमें ज्ञान, आनंद और शिक्षा प्राप्त होती है। यह मत भी कला या काव्य के लिए सामाजिक पक्ष से संबंध रखता है, यानी समाज का कल्याण इसमें हमें दिखाई देता है। इस दृष्टि से यहाँ समाज मतलब जीवन के लिए यह कला दिखाई देती है या काव्य दिखाई देता है या साहित्य दिखाई देता है, यानी कला जीवन के लिए है। तीसरा जो प्रयोजन हमारे सामने आता है कि कला जीवन से पलायन के लिए है, यानी निराशावादी दृष्टि से यह प्रयोजन हमारे सामने आता है। यह काव्य का प्रयोजन मनुष्य का निराशावादी दृष्टिकोण सामने रखता है। मनुष्य अपने नित्य प्रति के चिंतापूर्ण, कटु और एक रस जीवन से उबकर अधिक व्यापक, बहुरंगी और सुंदर जीवन का दर्शन करने के लिए काव्य कला का आश्रय ग्रहण करते हैं। अभाव और कटुतापूर्ण मध्ययुगीन जीवन के लिए यहाँ जैसे तुलसीदास है या अन्य कवि हैं, उन्होंने राम की जीवन गाथा इसी प्रकार वर्णित कर एक प्रकार से जीवन से पलायन यहाँ दिखाया है। तो एक प्रकार से अपने वास्तविक जीवन से अलग होकर कभी ईश्वर की आराधना करना या एक प्रकार से स्वच्छंद होकर काव्य का सृजन करना या स्वयं के बारे में ही लिखना, तो ऐसे जो जीवन से अलग होकर यहाँ काव्य का आश्रय लिया जाता है, उसे जीवन से पलायन के लिए कहा जाता है। हमारे हिंदी साहित्य के आधुनिक युग में हमें छायावादी जो कवि हैं, जिसे हम स्वच्छंदवादी कवि भी कहते हैं, इसमें जयशंकर प्रसाद है, सुमित्रानंदम पंत है, महादेवी वर्मा है, उसी प्रकार निराला है। इन कवियों ने भी यहाँ इसी प्रकार का काव्य लिखा है, उन्हें भी पलायनवादी काव्य कहा जाता है। अगला जो काव्य का प्रयोजन है कला के लिए। इसमें हमें काव्य कला से मानवता की सेवा होती है या मानवता की सेवा करना और सद्भावनाओं का प्रचार करना, यह प्रचारवादी और नैतिक दृष्टिकोण ही काव्य का है। काव्य अथवा कला से तो सेवा होती रहती है। यह प्रयोजन उदात्त दृष्टि से या ध्येय से प्रेरित होकर किया गया है। पाश्चात्य विद्वान टॉल्स्टॉय इसी मत के समर्थक थे। पाश्चात्य विद्वान इसी मत के यानी टॉल्स्टॉय इसी मत के समर्थक थे। तो ऐसे यहाँ कला से सेवा होती है, समाज का कल्याण होता है, यानी समाज कल्याण के लिए यह साहित्य की सृजन हो जाता है। समाज की अनेक समस्याएं होती हैं, अनेक प्रकार के संकट होते हैं, उन्हें दूर करने का कार्य एक प्रकार से समाज को यहाँ जीवन का दर्शन कराने का कार्य साहित्य के माध्यम से होता है। समाज के सामने जीवन का एक अलग दर्शन जब उपस्थित हो जाता है तो समाज को उससे कुछ प्रेरणा मिलती है। समाज की कुछ जो समस्याएं हैं, कठिनाइयाँ हैं, वो दूर हो जाती हैं। तो ऐसे समय समय पर हमें साहित्य या जो काव्य हैं, साहित्य हैं, वह मार्गदर्शन करता है, प्रेरणा देता है। इसलिए हम भारतीय काव्य प्रयोजन में देख चुके हैं कि साहित्य ग्रंथ ही गुरु बन जाते हैं। तो यह साहित्य ग्रंथ गुरु बन जाते हैं, एक प्रकार से गुरु की तरह उपदेश देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, और उस उपदेशों से यहाँ किसी का जीवन है वह सुलभ बन जाता है। इस तरह साहित्य के माध्यम से जीवन की सेवा होती है या कला के माध्यम से जीवन की सेवा होती है। या इस दृष्टि से काव्य का ये प्रयोजन है कला सेवा के लिए। अगला जो काव्य का प्रयोजन है या कला का प्रयोजन है वह है कला मनोरंजन अथवा आनंद के लिए। तो यहाँ
आप लोग जानते हैं काव्य और कला का प्रमुख ध्येय मनोरंजन और आनंद माना जाता है। काव्य से मनोरंजन होता है, उसके मनन से आनंद मिलता है। इसी आनंददायी शक्ति के कारण ही काव्य को ब्रह्मानंद या ब्रह्मास्वाद सहोदर भी कहा गया है। काव्य का आनंद लोकातीत है, क्योंकि इसमें अंतर्वृत्तियों की पूर्ण तन्मयता रहती है और इससे मानसिक प्रसन्नता और आत्मिक विकास भी होता है। इस प्रयोजन को भी यहाँ मनोरंजन की दृष्टि से देखा जाता है। तो इस प्रकार पाश्चात्य साहित्य में हमें काव्य के जो प्रयोजन हैं, वो काव्य के प्रयोजन यहाँ अनेक विद्वानों द्वारा व्यक्त हुए और उन्होंने मुख्यतः आनंद को महत्व दिया है। काव्य का यह मूल प्रयोजन माना है। मनोरंजन या आनंद ये काव्य का मूल प्रयोजन माना है। तो आज हम यह समझ गए भारतीय और पाश्चात्य दृष्टि से काव्य प्रयोजनों में क्या अंतर है। तो यहाँ भारतीय दृष्टि से जो 6 प्रयोजन हमारे सामने हैं, वही पाश्चात्य दृष्टि से 5 प्रयोजन हैं। एक है कला के लिए, कला जीवन के लिए, कला जीवन से पलायन के लिए, कला सेवा के लिए, कला मनोरंजन या आनंद के लिए। तो आप लोग यहाँ काव्य का प्रयोजन या काव्य का उद्देश्य या समझ गए। इसके बाद हमें यहाँ